हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर NCERT ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण को कवर कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है। अगला है, प्रकृति में परिवर्तन की प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। अगला है, मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य भोजल होता है। देखिए, अगर बात करें परिवर्तन की, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, पदार्थ हो या अपदार्थ हो, इन सब में अनवरत रूप से चलती रहती है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन जो होते हैं मूल्य तटस्थ होते हैं। ना तो ये अच्छे माने गए हैं और ना ही बुरे माने गए हैं, क्योंकि प्रकृति में जो भी परिवर्तन होते हैं प्रकृति उन सबको अपने आप संतुलित कर लेती है, इसलिए इनको मूल्य तटस्थ बोला गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रकृति में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है हर जगह व्याप्त है, लेकिन इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर है। कैसे? मान लीजिए भारत के पूर्वी तट पर आने वाला जो कोई चक्रवाती तूफान है, उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आ रहा है, और वही तूफान यानी मान लीजिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत के पूर्वी तट पर टकरा रहा है। और ऐसा ही कोई तूफान अमेरिका के पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय तूफान 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराए और ज्यादा नुकसान करके जाए। तो यानी आप ये देख पा रहे हैं तो दोनों ही तूफान, है तो दोनों ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लेकिन दोनों के परिमाण में, सघनता में और दोनों के पैमाने में अंतर है। तो परिवर्तन जो है हर जगह आते हैं, लेकिन उनका परिमाण कितना है, सघनता कितनी है और पैमाना क्या है, इसमें अंतर यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य भोजल होता है। देखिए, जब भी कोई प्रकृति में परिवर्तन होता है तो उसका असर जो है मानवीय क्रियाकलाप में भी पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव प्रभावित होता है। जैसे कहीं भूकंप आ जाए तो भूकंपों से क्या होता है, जान माल को हानि होती है और मानवीय क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है मानव के लिए मूल्य भोजल होते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। हालांकि सभी प्रकार के परिवर्तन मानव के लिए मूल्य भोजल नहीं है। अभी हम वहां पे बताएंगे कौन कौन से परिवर्तन मूल्य भोजल हैं और कौन से परिवर्तन जो होते हैं सुखद एहसास देते हैं, तो वो भी हम यहां पे जानेंगे। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, प्रकृति में कौन से परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे माने जाते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, युद्ध का होना, फलों का पकना। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मानव की दृष्टि से परिवर्तन जो होते हैं प्रकृति में वो मूल्य भोजल होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि अपेक्षित होते हैं, जिनकी मानव अपेक्षा करता है। जैसे ऋतुओं में परिवर्तन आप देखते हैं कि भाई सावन आ गया, सावन के बाद अब शरद ऋतु स्टार्ट हो गई, तो आप ये ऋतुओं में परिवर्तन कैसे देखते हैं। उसके बाद बसंत ऋतु बाद में आप देखते हैं, तो ये परिवर्तन जो है मानव के लिए सुखद माने जाते हैं। मानव इनकी अपेक्षा करता है कि ऋतुएं आए, जल्दी से हमें सावन का महीना मिले, जल्दी से हमें आम का सीजन मिले। तो ये सब क्या है, मानव इनकी अपेक्षा लगाता है कि ऋतुएं परिवर्तित होंगी तो इस ऋतु में हम ये क्रियाकलाप करेंगे, वो क्रियाकलाप करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। भूकंप का आना जो है ये अपेक्षित नहीं है, यानी ये अनपेक्षित है। भूकंप जो है अनायास अपने आप आ जाते हैं। बाढ़ का आना भी अपेक्षित नहीं है, बाढ़ भी अचानक से यकायक आ जाती है। युद्ध का होना, युद्ध एक मानवीय क्रियाकलाप है और ये भी युद्ध का होना भी कहीं अपेक्षित नहीं होता है, यानी कि ये अपने आप नहीं होता है, बल्कि कुछ मानवीय क्रियाकलाप होते हैं जिनकी वजह से युद्ध होता है। फलों का पकाना आपका अपेक्षित परिवर्तन है, यानी फल पकते हैं, ये आपका अपेक्षित है। और अनपेक्षित और बुरे परिवर्तनों में आपके भूकंप का आना है, बाढ़ का आना, ये अनपेक्षित है। तो यहां पर 1 और 5 जो है ये अपेक्षित और अच्छे माने गए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला, केवल 1 और 5। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन से परिवर्तन प्रकृति में धीमी गति से घटित होते हैं। स्थलाकृति बदलाव, सुनामी, जीवों में बदलाव, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। अभी हमने पढ़ा था कि परिवर्तन की प्रक्रिया जो है हर जगह व्याप्त है, लेकिन इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। स्थलाकृतियों में आप जो स्थलाकृति देख रहे हैं, जैसे पहाड़ है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, तो इनमें जो बदलाव आते हैं वो स्थलाकृति बदलाव है। जैसे अरावली का पहाड़ है, अरावली के पहाड़ के बारे में आपने ये पढ़ चुके हैं, ये काफी पुराना है और काफी ये टूट फूट चुका है, इसका अपर्दन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अरावली के पहाड़ का जो अपर्दन है वो 1 या 2 साल में नहीं हुआ होगा, हजारों सालों में इसका अपर्दन हुआ होगा। तो ये स्थलाकृतिक बदलाव है। जीवों में बदलाव,
आपने जानते हैं कि हम लोगों का जो विकास है, मानवों का विकास है, बंदरों से हुआ है। और मानवों के बहुत सारे कुछ अंग जो हैं अवशेषी अंग के रूप में भी हैं। मानव में कभी पूंछ भी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ पूंछ विलोपित हो गई। तो ये जो बदलाव हैं आपके, ये जीवों में बदलाव हैं। जैसे आपने पढ़ा है, सांपों के कभी पैर हुआ करते थे, लेकिन चूंकि उन्हें रेंगने में, चलने में दिक्कत होती थी, बिल में घुसने में दिक्कत होती थी, तो वो पैर गायब हो गए। तो ये जीवों में बदलाव है। यानी जो मानव में, जीवों में या स्त्राकृतियों में बदलाव हैं, ये 1 या 2 साल में नहीं होते हैं, बल्कि इनको हजारों और लाखों साल लग जाते हैं इन बदलावों को होने में। तो ये धीमी गति से होने वाले बदलाव हैं। वहीं सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ये तीव्र गति से होने वाले, तेज गति से होने वाले बदलाव हैं। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो यहां पर आंसर है आपका तीसरे का ए, केवल 1 और 3। चौथा प्रश्न है अब आपका, आपदा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, आपदा प्राय एक अपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। अगला है, यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। देखिए, आप लोगों को एग्जाम में हमेशा याद रखना है, शब्दों का हल्का सा फेर भी आपके कथन को गलत बना देगा। यहां पे अपेक्षित का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड। भाई आपदा कोई एक्सपेक्टेड थोड़ी ना है कि हमने आपदा का जो है एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं कि भूकंप अब आएगा ही आएगा और आ जाएगा। नहीं, अनएक्सपेक्टेड है। यानी आपको पता ही नहीं चलता है कब भूकंप आ जाए, कब अचानक से बिजली कड़के और बिजली आपके घर के ऊपर गिर जाए, आपको ये भी नहीं पता है। तो आपदाएं जो होती हैं अपेक्षित नहीं होती हैं, बल्कि अनपेक्षित होती हैं। यानी ये अपेक्षित नहीं होती हैं, बल्कि ये अनपेक्षित होती हैं। तो उस हिसाब से आपका जो है पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा कि आपदा प्राय अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों के द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह जो है थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल सेकंड कथन सही है, तो आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, निम्न में से किन आपदाओं का संबंध मानवीय क्रियाकलापों से है। यहां आपको बताना है कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जिनका संबंध मानवीय क्रियाकलापों से है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, आप लोग जानते हैं 3 दिसंबर 1984 की जो घटना है, जिसमें आधी रात के समय जो आपका यूनियन कार्बाइड का कारखाना था भोपाल में, उससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो जाता है और उसकी वजह से लगभग 50,000 लोगों की जान चली जाती है। तो ये मानवीय दुर्घटना थी, यानी मानव के द्वारा होने वाली दुर्घटना थी। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, ये रसिया से संबंधित है। ये चेरनोबिल जो शहर है, रसिया के आधुनिक सपनों का शहर है ये, और रसिया ने इसको बसाने के लिए बसाया है। प्रिप्यात रिवर के निकट में शहर ये बसाया है। इस शहर की जो आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, उसके लिए स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है। तो इन्होंने क्या किया, उसके लिए नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए हैं। तो ये चेरनोबिल का जो नाभिकीय संयंत्र था, इसका रिएक्टर नंबर 4, उसमें इन्होंने एक टेस्ट किया था और उस टेस्ट के दौरान उसमें क्या था, पानी कम था लेकिन दबाव ज्यादा बन गया, और दबाव ज्यादा बनने की वजह से जो पानी जो था, कम पानी जो था, वो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अचानक से भाप में बदल गया, और भाप में बदलने की वजह से एक बहुत हैवी ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से आसपास का पूरा क्षेत्र रेडिएशन से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसे करके इनका जो चेरनोबिल जो शहर था, चेरनोबिल जो कि इन्होंने आधुनिक भविष्य का इसमें सपना देखा था, वो चूर चूर हो जाता है। तो चेरनोबिल नाभिकीय आपदा कुछ ऐसी ही आपदा है, और ये आपदा 26 अप्रैल 1986 को घटित होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग जानते हैं, रेफ्रिजरेटर, आपके जो यानी जो आपके शीतलक उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है, और ये गैस जो है ओजोन परत का क्षरण करती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग क्योंकि मानव कर रहा है, मानव अपने हित के लिए जो भी उपकरण बना रहा है उनमें इसका उपयोग कर रहा है, और इसकी वजह से ओजोन की परत का क्षरण होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मानवीय क्रियाकलापों में ही आ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप जानते होंगे, 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर अपना आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का उद्देश्य यही था, कैसे भी करके अपनी सीमाओं का विस्तार किया जाए। तो ये भी अपनी ही मंशा से हुआ है। तो ये सभी जो गतिविधियां आप देख रहे हैं, यानी आप ये सब आपदाएं देख रहे हैं, इन सब के लिए स्वयं में मानव जिम्मेदार है, मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5 का डी, 1, 2, 3 और 4। छठवां प्रश्न है अब आपका, योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, कार्बन उत्सर्जन कम करने से, आपदा प्रबंधन से, वैश्विक भुखमरी को दूर करने से। देखिए 1994 में 1994 में जापान के योकोहामा नगर में
आपदा प्रबंधन के संबंध में एक विश्व कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए। बाद में ही इसे योकोहामा रणनीति और अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है, यहां पर आपका सी वाला, यानी छठवें का सी, आपदा प्रबंधन से संबंधित है ये। 7वां प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संकट तथा प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। अगला है, प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं। देखिए, ये दोनों टर्म्स कई बार पूछे भी गए हैं और आपको इनमें अंतर भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ये आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि प्राकृतिक संकट या प्राकृतिक आपदा एक ही है। अब आपने अगर पढ़ा होगा, आपने इनके सूक्ष्म अंतर को जाना होगा तो आप आंसर दे पाएंगे, अन्यथा वहां पर अटक जाएंगे। प्राकृतिक संकट जैसे आपने सुना है कि अगर हम ओजोन परत का क्षरण कर देंगे तो क्या होगा, जो पराबैंगनी रेडिएशन है वो धरती तक पहुंचेगा और वो मानवों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है। तो यानी कि ओजोन परत का अगर क्षरण हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मानवों के लिए गंभीर संकट और जो जानवर हैं उनके लिए भी गंभीर संकट क्रिएट हो जाएगा। यानी एक प्राकृतिक संकट है। जरूरी नहीं है ओजोन परत नष्ट ही हो जाएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर मानवीय क्रियाकलाप उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो आने वाले सालों में वो नष्ट होती जाएगी। तो एक संभाव्यता है, संभावना है, ये जरूरी नहीं है कि एकदम हो जाएगी, नहीं, एक संभावना है कि मानव जिस हद से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या विभिन्न ऐसी गैसों का उत्सर्जन कर रहा है जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण होता है, तो ऐसी संभावना है कि आने वाले 50 सालों में 60 सालों में ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा और उसकी वजह से पराबैंगनी जो रेडिएशन है वो धरती तक हम लोगों तक पहुंचेगा और उससे मानवों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी संभावना है, जरूरी नहीं है कि अभी हो ही जाए। तो ये प्राकृतिक संकट है, यानी ये ओजोन परत का क्षरण प्राकृतिक संकट का एक विषय है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब प्राकृतिक संकट की तुलना में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं, यानी कि ये इतनी तीव्रता से घटित होती हैं कि मानव पर बड़े पैमाने पर इनका असर पड़ता है। इनसे बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है, सामाजिक तंत्र और जीवन को ये छिन्न भिन्न कर देती हैं, यानी इनको अचानक से हम रोक नहीं पाते, इतनी तेजी से घटित होती हैं। तो आई होप आपको प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर पता चल गया होगा। प्राकृतिक संकट क्या है, एक संभावना है, यानी हमने किसी चीज को लेकर, जो प्रकृति से जुड़ी हुई कोई चीज है उसको लेकर एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले सालों में अगर हमारे क्रियाकलाप अगर नहीं रुके तो हमें आने वाले सालों में ये गंभीर परिणाम उठाने पड़ेंगे। जैसे आपने सुना है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, अगर ग्रीन हाउस गैसों में अगर वृद्धि होती है उसका परिणाम क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगर हम ग्रीन हाउस गैसों में कटौती नहीं करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे करके पृथ्वी का तापन बढ़ने लगेगा। तो ये सब क्या है, ये आपके प्राकृतिक संकट के मुद्दे हैं। वहीं प्राकृतिक आपदा में क्या है, भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ है, ये सब आपके प्राकृतिक आपदा के मुद्दे हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, प्राकृतिक आपदाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में तड़ित दिया हुआ है। तड़ित का मतलब वही लाइटनिंग, जो आकाश में जब बादल होते हैं तो लाइट, बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, वही बात बताई गई है। तड़ित किससे संबंधित है, तड़ित जो है ये वायुमंडलीय संबंधित है, ये वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। अवतलन, अवतलन का मतलब होता है भूमि का धसाव होना, यानी भूमि को अगर कहीं से भूमि जो है, मान लो जो समतल मैदान है और यहाँ की भूमि अचानक से नीचे धस जाए, उसको अवतलन कहते हैं। अवतलन आपकी भौमिक आपदा है, ठीक है। तूफान महोर्मी, यानी ये इसको स्टॉर्म सर्ज के नाम से जानते हैं। ये एक जलीय आपदा बोली जाती है क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे पर आता है स्टॉर्म सर्ज और भारी मात्रा में अपने साथ ये पानी लेकर आता है, तो एक जलीय आपदा है। वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण आपका एक जैविक आपदा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो आंसर है आपका 8 का ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। वायुमंडलीय आपदाओं में आपकी बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू, शीतलहर, ये सब आ जाते हैं। भौमिक आपदाओं में आपके भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, भूस्खलन है, हिमघाव, अवतलन, मृदापर्दन, ये सब आपके भौमिक आपदा में आ जाते हैं। जलीय आपदाओं में आपकी बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान महोर्मी, सुनामी, ये आपके जलीय आपदाओं में आते हैं। जैविक में पौधे और जानवर उपनिवेशक के रूप में, इसके अलावा कीट, फफूंद, बैक्टीरिया,
वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब बीमारियां जो हैं ये सब इसमें आपके जैविक आपदाओं में आ जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सी आपदाएं वायुमंडलीय आपदाएं हैं। अभी देखिए वायुमंडलीय आपदाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी यहां पर वायुमंडलीय आपदाएं हैं। टॉर्नेडो, ज्वार, हिमघाव, सूखा, शीतलहर। देखिए टॉर्नेडो भी आपकी क्या है, एक वायुमंडलीय आपदा है। ज्वार जो है आपकी एक जलीय आपदा है, ध्यान देना, ज्वार जो है ये जलीय आपदा है। हिमघाव, हिमघाव एक भौमिक आपदा है, यानी हिमघाव का संबंध भौमिक है। हिमघाव का मतलब क्या है, बर्फ की चट्टानें पिघल जाना, ग्लेशियर जो है पिघल जाए, उसको हिमघाव के रूप में देखते हैं, तो ये हिमघाव भी नहीं है। सूखा, सूखा आपकी एक वायुमंडलीय आपदा है, क्योंकि जब मानसून में देरी होती है तो उससे क्या होता है, सूखा जैसे हालात क्रिएट हो जाते हैं। शीतलहर, यानी जो आपकी ठंडी जो पवनें चलती हैं उनको शीतलहर के रूप में जाना जाता है, तो ये वायुमंडलीय आपदा है। तो यहां पर 1, 4 और 5 आपकी वायुमंडलीय आपदाएं हैं, जबकि दूसरी वाली ज्वार जो है जलीय है, हिमघाव जो है भौमिक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9 का डी वाला, केवल 1, 4 और 5। 10वां प्रश्न है अब आपका, हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। पहला है हिमालयी नदियों द्वारा अपरदन और निक्षेपण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ लगातार खिसकना। अगला है तीव्र नगरीकरण और अधिक जनसंख्या घनत्व या ज्वालामुखी विस्फोट। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपकी जो भारतीय प्लेट है ये लगातार उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रही है, और आगे इसके क्या है, यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट से ये लगातार टकरा रही है, एक अवरोध पैदा कर रही है। जब भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से जब टकराव होता है और ये लगातार इसकी ओर खिसक रही है, तो इससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो लॉक हो जाती है, यानी लॉक के रूप में एनर्जी जो है इसके किनारे लॉक हो जाते हैं, और वहां पे लगातार कई स्थानों पर ऊर्जा का संग्रहण होता रहता है। जब अचानक से ये लॉक टूटते हैं तो अचानक से यहां से ऊर्जा विमुक्त होती है, और जैसे ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है वैसे ही बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आते हैं। तो आपने देखा होगा हिमालय का जो चाप है, इस तरह का हिमालय का चाप है, और ये पूरा रीजन है, ये पूरा भूकंप वाला जोन है। यहाँ पर इसी वजह से लगातार भूकंप आपको देखने को मिलते हैं। तो मेन रीजन क्या है, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ लगातार खिसकना। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 का बी वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से भारत के कौन से क्षेत्र अति अधिक क्षति जोखिम भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय, कश्मीर घाटी, दक्कन पठार। देखिए भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 जोन बनाए गए हैं यहां पर, जिसमें आपका पहला जोन है अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, उसके बाद फिर आता है तीसरे नंबर पर मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, फिर उसके बाद निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, और उसके बाद अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हिमालय वाला चाप है, इस तरह का चाप है, हिमालय वाला जो पूरा रीजन है, जैसे आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इसमें, यानी ये वाला जो रीजन है, पश्चिमी हिमालय वाला ये रीजन है आपका, इसमें कश्मीर घाटी भी आ जाती है, ये सभी आपके जो है ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आ जाते हैं। वहीं दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है ये भूकंप से सुरक्षित माना जाता है, यानी कि ये अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में माना जाता है। तो यहां पर आपका 1, 2, 3 आपका किस में आ जाता है, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आ जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका, यानी केवल 1, 2 और 3। हालांकि जो गुजरात वाला, गुजरात का कच्छ का रीजन है, कच्छ के रीजन में भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन 26 जनवरी सन 2000 को जो भूकंप आया उसने उस अवधारणा को भी गलत ठहरा दिया। उसका रीजन ये है कि एक नई स्टडी हुई है, और नई स्टडी के अनुसार भूवैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नजदीक एक भीमा नदी है, तो भीमा नदी के सहारे एक भ्रंश घाटी विकसित हो रही है, एक भ्रंश जो है रेखा तैयार हो रही है, और ये भ्रंश रेखा क्या कर रही है, जो इंडियन प्लेट है इसको तोड़ रही है। इसी वजह से कच्छ में भूकंप आया। तो एक नई स्टडी हुई, इस वजह से कच्छ को जो है अति भूकंप क्षेत्र में शामिल किया गया है, यानी अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, भूकंप के प्रभावों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। भूतल पर दबीकरण या भूस्खलन, मानवकृत ढांचों पर दरारें पड़ना या उलटना, इसके अलावा आगे है जल पर लहरें या सुनामी। देखिए भूकंप का भूतल पर भी असर पड़ता है, मानवकृत ढांचों पर भी असर पड़ता है,
और जल पर भी पड़ता है। भूतल पर क्या देखने को मिलेगा आपको, बस्तियों में जो है भूतल पर अगर हम देखें, बस्तियों में दरारें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भूस्खलन देखने को मिलेगा। द्रवीकरण का मतलब क्या है, जो ठोस चट्टानें वगैरह होती हैं वो जो आपकी पृथ्वी की अंदर से निकली हुई एनर्जी है या लावा वगैरह है उसकी वजह से वो पिघल जाती हैं, तो इसको द्रवीकरण बोलते हैं। भूस्खलन का मतलब जानते हैं, जो चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी के धरातल पर, चट्टानें जो होती हैं वो टूट टूट के गिरने लगती हैं, उसको भूस्खलन के रूप में देखा जाता है। तो ये भी होता है। मानव ढांचों पर क्या असर पड़ेगा, आप जानते हैं दरारें पड़ना, यानी कि जो आपके मनुष्य के बनाए हुए जो भी स्ट्रक्चर हैं, घर हैं, मकान हैं, पुल हैं, जो भी हैं, उन पर दरारें पड़ जाती हैं, उलट जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है आपको। जल पर क्या असर पड़ता है, लहरें आती हैं, सुनामी आती है, ये सब भूकंप की वजह से होने वाले क्रियाकलाप हैं। तो यहां पर आपका सभी कथन सही हैं, सभी युग्म सही हैं, तो यहां पर आपका आंसर होगा आपका 12 का डी, उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न है आपका, सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, महासागरीय धरातल में भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में सुनामी तरंगें महसूस नहीं होती हैं। अगला है, उथले समुद्र में सुनामी तरंगों की लंबाई अधिक व ऊंचाई कम होती है। देखिए यहां पर आप ये देखेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत ऐसे करके ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी या फिर बंदरगाह लहरें या फिर भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ ऊर्ध्वाधर तरंगें ही पैदा होती हैं, लेकिन लगातार ये जल तरंगों की एक श्रृंखला इनकी बन जाती है, यानी लगातार इनका स्वरूप बढ़ता चला जाता है और जल तरंगों की श्रृंखला बनती चली जाती है। ये जो जल तरंगें हैं, यानी कि ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि महासागरीय धरातल में भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से ये उत्पन्न होती है। महासागर में जो जल तरंग की गति है ये जल की गहराई पर निर्भर करती है, यानी जल जितना गहरा होगा उसके अकॉर्डिंग तरंग की जो गति है वो निर्भर करेगी। तो इनकी गति जो है उथले समुद्र में ज़्यादा होती है और गहरे समुद्र में कम, यानी उथले समुद्र में इनकी जो गति है लहरों की वो ज़्यादा होती है और गहरे समुद्र में इनकी गति जो होती है वो कम होती है। उथले में बहुत ज़्यादा होती है और गहरे में इनकी गति कम होती है। तटीय क्षेत्रों में इसी वजह से ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि तटीय क्षेत्र उथले होते हैं। तटीय क्षेत्रों पर समुद्र की गहराई ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान होता है। वहीं समुद्र के जो आंतरिक गहरे भाग हैं यहाँ पर सुनामी महसूस भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम हो जाती है। वहीं उथले समुद्र की बात करें तो उथले समुद्र में जब ये लहरें प्रवेश करती हैं तो इन तरंगों की लंबाई जो होती है अधिक नहीं होती, बल्कि लंबाई कम हो जाती है और ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। ऊंचाई कम नहीं होती बल्कि ऊंचाई यहाँ पर बढ़ जाती है, इस वजह से तटों पर ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर है 13 का सी, केवल 1 और 2। 14वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कथन सही है, कारण मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कथन में कहा गया है भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। कारण बताया गया है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा के पास यानी 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में कोई भी चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, ना ही उत्तरी गोलार्ध में ना ही दक्षिणी गोलार्ध में। तो कथन यहाँ बिल्कुल सही है। कारण बताया गया कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। नहीं, भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री कोरियोलिस जो बल है ये कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि चक्रवात को उत्पन्न करने में कोरियोलिस बल की अहम भूमिका होती है। और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान बहुत ही कम यानी कह सकते हैं नगण्य के बराबर होता है, इस वजह से वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। तो ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है बल्कि कोरियोलिस बल है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। तो आंसर होगा आपका 14 का सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। 15वां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात 60 डिग्री उत्तर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को समुद्री सतह पर जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया द्वारा छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उग्र मौसम तंत्र हैं, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
और ये जो है ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, यानी ये नॉर्थ में, यानी जो आपका ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के 30 अंश उत्तरी तक और 30 अंश दक्षिणी क्षेत्र के बीच में ये उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 60 अंश उत्तर नहीं बल्कि 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच ये उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक प्रभंजन, एक ऊष्मांजन की तरह होता है और इसे ऊर्जा की जो प्राप्ति है समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की जो संघनन प्रक्रिया है और संघनन प्रक्रिया में जो छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा होती है उससे इसको ऊष्मा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो तीसरा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा के बारे में आप जान लीजिए। अगर आपने नहीं जाना है तो मैं बता दे रहा हूँ। आपने कभी चाय गर्म की है? घर में करते होंगे चाय गर्म। तो चाय को जब आप केतली से अपने कप में डालते हैं तो उस समय आप ये देखते हैं केतली की जो गर्मी होती है उससे ज़्यादा उसकी भापी गर्मी आपको जला देती है। तो वो क्या है? वो गुप्त ऊष्मा होती है, यानी वो गुप्त ऊष्मा बोली जाती है। तो गुप्त ऊष्मा यही होती है जो आपने महसूस की है और आपने कभी ट्राई किया है। आप जैसे कभी गर्म पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उलेटते हैं, यानी उड़ेलते हैं या उसमें डालते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो वो वास्तव में गुप्त ऊष्मा होती है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आंसर है 15 का बी, केवल 1 और 3। 16वां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत कम होती है। अगला है चक्रवात का केंद्र ठंडी वायु तथा उच्च वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत कम नहीं होती है बल्कि ये बहुत अधिक होती है। ध्यान देना, ये बहुत कम नहीं होती है बल्कि ये बहुत अधिक होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र जो होता है यहां पे बताया गया है ठंडी वायु, नहीं, चक्रवात के केंद्र में जो है गर्म वायु होती है, गर्म वायु होती है। और यहां पर निम्न वायुदाब का, यानी उच्च वायुदाब का नहीं बल्कि निम्न वायुदाब का मेघ रहित क्रोड होता है और इसे तूफान की आंख कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। तो यहां पर आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तो आंसर है आपका 16 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 17वां प्रश्न है आपका, बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात किस महीने या महीनों में बनते हैं? अक्टूबर और नवंबर में, जून और जुलाई में, जनवरी और फरवरी में, जुलाई और अगस्त में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में बनते हैं, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो बहुत देरी से गर्म होता है और ये लगभग बंगाल की खाड़ी जो है अक्टूबर और नवंबर तक जाकर गर्म हो पाती है और तभी लौटते हुए मानसून का भी समय स्टार्ट हो जाता है। यानी बहुत सारे क्रियाकलाप एक साथ घटित होते हैं, इसकी वजह से अक्टूबर और नवंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर 17 का ए वाला। 18वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बाढ़ आने का प्रमुख कारण है? तटीय क्षेत्रों में तूफानी महोर्मी, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की अंतः स्पंदन दर में वृद्धि, जल में जलोढ़ की मात्रा में कमी। देखिए तूफानी महोर्मी का है, तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र जल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है और तूफान अपने साथ जल को भी लेकर आता है। तो ऐसे करके इसको तूफानी महोर्मी बोलते हैं। तो ये बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है। लंबे समय तक होने वाली तेज वर्षा, इसकी वजह से भी नदियों का जो जलस्तर है, नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है और ये जल है ये मानवीय बस्तियों में एंटर कर जाता है, वैसे करके बाढ़ आ जाती है। हिम का पिघलना, जब बर्फ पिघलती है तो नदियों का जो पानी है ये बढ़ जाता है और मान लीजिए नदी के तली में अगर मलबा वगैरह जमा हुआ है तो नदी उस पानी को संभाल नहीं पाती है और आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुंच जाता है और इससे बाढ़ आ जाती है। जमीन जो बताया गया कि जमीन की जो अंतः स्पंदन दर है इसमें बताया गया कि वृद्धि। देखिए अंतः स्पंदन दर का मतलब क्या है? जो पानी सोखने की क्षमता है उसमें वृद्धि। मान लीजिए जमीन अगर पानी तेजी से सोख लेगी तो ऑब्वियस सी बात है बाढ़ नहीं आएगी। ये कब होता है? ये तब होता है कि जमीन की जो अंतः स्पंदन दर है, जिसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, इसमें कमी आ जाए, यानी जमीन कम मात्रा में पानी सोख रही हो, जमीन में कम मात्रा में पानी जमीन के अंदर की परतों में पहुंच रहा हो और ऐसे में पानी बहुत ज्यादा ऊपर भर जाए तो ऐसे में बाढ़ आ जाती है। तो जमीन की अंतः स्पंदन दर में वृद्धि की वजह से बाढ़ का कारण नहीं बनेगी, बल्कि जमीन की
अंत्यस्पंदन दर में कमी जो है ये बाढ़ का कारण बनेगी। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। जल में जलोढ़ की मात्रा में कमी। देखिए जलोढ़ का मतलब क्या है कि जब मिट्टी जो है यानी अपर्दन के बाद जो नदी है इसकी तली में अगर जम जाती है जलोढ़ के रूप में, तो नदी की जो जल धारण करने की क्षमता होती है कम हो जाती है जब बढ़ जाती है तो। लेकिन यहाँ पे कमी की बात हो रही। कमी का मतलब क्या है? कमी का मतलब ये है कि जल में जलोढ़ की मात्रा में कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है नदी का जो तल है ये भरेगा नहीं, नदी के तल में अवसाद जमा नहीं होंगे, अवसाद जमा नहीं होंगे तो बाढ़ का कारण ये नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि हो जाती तो ये बाढ़ का कारण बनती। तो यहाँ पर आपका पांचवा वाला कथन भी गलत है। पांचवा वाला कारण से भी बाढ़ नहीं आएगी। केवल 1, 2 और 3 कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा बाढ़ आने का प्रमुख कारण नहीं है, चौथा पांचवा नहीं है। इसलिए नहीं है, वो भी रीजन मैंने दे दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए जमीन की अंत्यस्पंदन दर में कमी होती तो ये बाढ़ का प्रमुख कारण बन जाता। जल में जलोढ़ की मात्रा अगर में इसमें वृद्धि हो जाती तो भी ये बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से केवल 4 और 5 इसमें नहीं है। तो आंसर है 18 का सी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां किसी क्षेत्र में बाढ़ आने से उत्पन्न होती हैं, ये आपको बताना है। चेचक, हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस। देखिए बाढ़ आने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। इन दूषित जल पीने से हैजा है आपका, आंत्रशोथ है आपकी, इसके अलावा हेपेटाइटिस और दूसरी जल जनित बीमारियां भी इनसे पैदा होती हैं। चेचक या खसरा आपकी इसमें नहीं आती है और ये एक विषाणु जनित जो रोग है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 और 4 जो बीमारियां हैं ये आपकी जल जनित बीमारियां हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 19 का बी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, सूखे के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। पहला है कृषि सूखा के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अगला है पारिस्थितिकी सूखा के अंतर्गत प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है। देखिए सूखा एक ऐसी परिस्थिति है जब बाढ़ नहीं होती है और जो भी स्थानीय जल स्रोत हैं उनमें भी पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से वहां पे फसलें नष्ट हो जाती हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं बचता है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सूखा कई प्रकार का होता है। एक आपका मौसम विज्ञान संबंधी सूखा होता है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा में एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है, तो उसको मौसम विज्ञान संबंधी सूखा बोला जाता है। कृषि सूखा में क्या है? कृषि सूखा में ये होता है कि भूमि की जो आर्द्रता है वो सूख जाती है, मिट्टी में आर्द्रता की कमी की वजह से फसलें मुरझा जाती हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। ध्यान देना, किसी क्षेत्र में 30% से ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई हो रही है तो उस क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। तो उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी सूखा क्या है? जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है या वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसको पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर सही है, केवल पहला वाला कथन असत्य है। तो आंसर है 20 का ए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। 21वां प्रश्न है अब आपका, भारत में निम्न में से कौन से क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, ये आपको बताना है। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले। अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी जिसको थार का रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, यह अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आता है। वहीं जो कच्छ का रण है यह भी अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। वहीं आपका जो महाराष्ट्र का पूर्वी भाग है यानी जिसको वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जानते हैं, ये अत्यधिक में नहीं आता है बल्कि अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आ जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले जो हैं ये यानी जैसे बुंदेलखंड रीजन जिसको बोलते हैं, ये अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, अत्यधिक में नहीं आता है ये। तो यहां पर आपका 3 और 4 नहीं है, 1 और 2 इसमें आते हैं जो कि अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। तो आंसर है आपका यहां पर 21 का बी वाला, केवल 1 और 2। 22वां प्रश्न है आपका, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, ये आपको बताना है। 1985, 1995, 2005। देखिए भारत में आपदाओं की रोकथाम के लिए, आपदाओं के लिए तत्पर रहने के लिए सन 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। तो यहां पर आपका 22वें का आंसर होगा सी वाला। 23वां प्रश्न है आपका, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम,
उत्तर प्रदेश। भारत के असम राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है, सबसे ज्यादा बाढ़ असम में ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा आती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 23 का गा वाला। 24वां प्रश्न है आपका, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का घा वाला। 25वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। आपको याद होगा कि केरल में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, नवंबर दिसंबर के महीने में वर्षा होती है, और यही जो नवंबर दिसंबर का जो महीना है जहां पर जो वर्षा होती है, यही वर्षा तमिलनाडु में बाढ़ का कारण बनती है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 25 का घा वाला। 26वां प्रश्न है आपका, इनमें से किस नदी में मजौली द्वीप यानी मजौली नदी द्वीप, इसको मांजुली नदी द्वीप के नाम से भी जानते हैं, स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। असम में मांजुली या मजौली नदी द्वीप स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो यहां पर आपका 26 का आंसर है आपका खा वाला। 27वां प्रश्न है आपका, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, भूमकी, जीवमंडलीय। बर्फानी तूफान आपकी एक वायुमंडलीय आपदा है। तो यहां पर आपका सही आंसर 27 का वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसी के साथ आपकी क्लास 11 की ज्योग्राफी की पहली पुस्तक समाप्त हो जाती है। इसमें 7 अध्याय थे, 7 चैप्टर थे, वो आपने कवर कर लिए हैं। इसके बाद आपकी अगली पुस्तक स्टार्ट होगी, उसमें 16 चैप्टर हैं। तो आई होप आप लोग बने रहिए और आपके मन में जो भी क्वेरी डाउट चल रहे हैं उनको कमेंट में आप बताइए। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।